हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम एंशिएंट हिस्ट्री को शुरू करेंगे, बिल्कुल जीरो से शुरू करने वाले हैं। इसमें हम जो अपकमिंग जो वीडियो लेक्चर्स जो मैं बनाने वाला हूँ उसमें लगभग 30-35 वीडियो की ये सीरीज होने वाली है, जिसमें पूरी की पूरी एंशिएंट हिस्ट्री जो बीपीएससी, एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी जैसे एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए मोर देन इनफ होंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कोई भी पॉइंट्स ना छोड़ूँ जिससे आपको कोई परेशानी हो। तो आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास को समझते हैं कि इतिहास होता क्या है। आमतौर पे जो भी घटनाएं आज जिसे प्रेजेंट कहते हैं, वर्तमान कहते हैं, इससे पहले की जो घटनाएं जो भी घटी हैं, जो भी आज की जो पहले की जो तारीख से जो घटनाएं घटी हैं, उन्हें हम इतिहास कहते हैं। आमतौर को हमारे इतिहास को जो है वह दो टाइम लाइन में बांटा गया है। हम थोड़ा समझते हैं कि टाइमलाइन आखिर ये होता क्या है। टाइमलाइन मान लिया जाए कि ये पूरा का पूरा एक टाइमलाइन है, जहाँ पे हम शुरुआत करते हैं जीरो से। जीरो वह काल है जहाँ पे जीसस क्राइस्ट जो हमारे ईसा मसीह हैं, क्रिश्चियन के जो भगवान जिन्हें हम कहते हैं, उनका जन्म हुआ था। इसके बाद क्या था, 1, 2, 3 करते करते आज हम 2021 तक आ गए हैं। सीरीज कुछ ऐसे बढ़ा, पर इसके पहले के जो काल हैं जिन्हें हम -1, -2, -3 करते करते कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है। मतलब इससे कोई पता नहीं है कि इन्फिनिटी का मतलब तब से जब से ये पृथ्वी बनी हुई है। तो इस काल को हम क्या करते हैं, बीसी कहते हैं, और यहाँ से इस काल को हम एडी कहते हैं। बीसी जो होता है उसे कहते हैं बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि ईसा के जन्म से पहले इसे कहा जाता है ईसा पूर्व। और जो एडी है इसे क्या कहा जाता है, एनो डोमिनी। एनो डोमिनी का मतलब होता है यहाँ पे ईस्वी होता है, मतलब आफ्टर द डेट ऑफ बर्थ ऑफ द जीसस क्राइस्ट। इसे इस तरह समझा जाता है। अब क्या है कि इस 2021 के पहले जितने भी ये घटनाएं घटी हैं, चाहे वो एडी में घटी हों चाहे वो बीसी में घटी हों, ये सारी घटनाएं क्या कहलाएंगी, हमारी इतिहास कहलाएंगी, हिस्ट्री कहलाएगी। आमतौर को इतिहास को दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि एक है हमारा, अगर भारत की बात करें, एक है हमारा भारत का इतिहास, एक है हमारा वर्ल्ड का इतिहास। मतलब क्या है, विश्व का इतिहास क्या होता है। चूँकि हम देश में रह रहे हैं, हमारे अपने देश के हम इतिहास के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे देश की आखिर जो ये भारत देश है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका नामकरण कैसे पड़ा, आखिर इसमें कौन कौन से राजा आए, कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए। साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि जब हम अपने देश का इतिहास पढ़ रहे थे उसी वक्त दुनिया में और कौन कौन सी घटनाएँ घट रही हैं। शुरुआती दौर में क्या किया गया कि इंडियन हिस्ट्री को बाई पार्ट डिवीज़न में बांटा गया। मतलब कहा गया कि जो इंडियन हिस्ट्री है वह दो पार्टों में बांट दिया गया। इसे कहा गया कि प्री हिस्टोरिक एंड हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक का मतलब होता है प्राग ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिक का मतलब होता है ऐतिहासिक काल। फिर क्या होता है कि इसको आगे पर ये जो बाई पार्ट डिवीज़न है ये उतना फेमस नहीं चल पाया था। फिर आगे चल के क्या किया गया, किसी 3 भागों में इतिहास को बांटा गया, जिसे कहा गया ट्राई पार्ट डिवीज़न। इसमें पहले कहा गया प्री हिस्टोरिक काल, फिर कहा गया प्रोटो हिस्टोरिक काल, फिर कहा गया हिस्टोरिक काल। ठीक है, इसमें कहा गया प्री हिस्टोरिक को कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक काल, प्रोटो का कहा गया आदि ऐतिहासिक काल, और हिस्टोरिक कहा गया ऐतिहासिक काल। एक बहुत ही बड़े इतिहासकार हुए जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलारियस। क्रिस्टोफ सेलारियस ने इस ट्राई पार्ट डिवीजन पर सहमति दिखाई। दरअसल यही वो शख्स हैं जिन्होंने इस ट्राई पार्ट डिवीजन को, इतिहास के ट्राई पार्ट डिवीजन की शुरुआत करी थी। इन्होंने भी इतिहास को 3 भागों में बांटा, प्री, प्रोटो और हिस्टोरिक। प्राग, आद और ऐतिहासिक काल में इन्होंने बांटा। साथ ही साथ इसको बांटने के साथ इन्होंने कहा कि नहीं, हम इतिहास को इसके अलावा भी 3 अलग भागों में बांट सकते हैं, जिसे हम एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री है उसे आपको पता है हम क्या कहते हैं, प्राचीन इतिहास कहते हैं। मेडाइवल को हम मध्यकालीन इतिहास कहते हैं, और जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसे हम आधुनिक इतिहास कहते हैं। तो इन्होंने, क्रिस्टोफ सेलारियस ने इसको एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में बांटा। और तब से, जब से इन्होंने ये बांटा इस इतिहासकार ने, तब से लेकर के आज तक यह एक यूनिवर्सल, एक बोलते हैं कि यही एक इतिहास का पढ़ने का पैटर्न हो गया। तो आज भी जो हम इतिहास पढ़ते हैं वो इन्हीं 3 डिवीजन में अलग अलग करके पढ़ते हैं, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के नाम पर पढ़ते हैं। अब क्या है कि चूँकि यह भारत देश की बात हो रही है, शुरुआत हम कहाँ से करेंगे, इंडियन हिस्ट्री से ही करेंगे। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम वर्ल्ड हिस्ट्री को समझ नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले हमें अपने देश के बारे में पता होना चाहिए, तब तो हम किसी दुनिया के बारे में जानेंगे। हमें अपने घर में क्या हो रहा है अगर हमें वही नहीं पता तो दूसरे के बारे में हम जान के क्या करेंगे।
तो आइए शुरुआत करते हैं। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारा देश जो है इसे हम भारत या इंडिया या हिंदुस्तान कहते हैं, परंतु हम समझते हैं कि इस नाम भारत नाम क्या आखिर ये कैसे आया। जो इतिहास में क्या क्या है, भारत को भारत भी कहा जाता है, इंडिया भी कहा गया, इतिहास भी कहा गया, तो ये सारे नाम आखिर आए कहाँ से, इनका नामकरण, इस देश का नामकरण हुआ कैसे। तो आइए इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पुराने जो महाकाव्य जो ग्रंथ होते हैं उसमें एक ग्रंथ देखने को मिलता है हमें स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में एक नाम हमें देखने को मिलता है उसके अनुसार कि जो थे ऋषभ देव और उनके एक बेटे होते हैं जिनका नाम होता है भरत नाम होता है। ऋषभ देव को जो जैन धर्म है, जो जैन जो बोलते हैं जैन धर्म का संस्थापक कहा जाता है। चूँकि क्या था कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, टोटल 24 तीर्थंकर उसमें हम देखने को मिले, जिसके सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभ देव थे। ठीक है, ऋषभ देव के बाद ये सीरीज आगे बढ़ता गया और आखिरी तीर्थंकर हमारे महावीर स्वामी हुए थे, जिनको वास्तविक संस्थापक कहा गया जैन धर्म का। स्कंद पुराण के अनुसार क्या होता है कि ऋषभ देव की एक संतान थी जिसका नाम था भरत। भरत जो थे एक चक्रवर्ती सम्राट थे और उन्हीं के नाम पे क्या किया गया, इस भारत का नाम मतलब इस देश का नाम भारत रखा गया। महाकाव्य ये पुराण जो लिखा है मैंने किसके अनुसार, यह स्कंद पुराण के अनुसार जो था उस देश को कहा गया कि भारत जो जिस देश में रहते हैं वह देश कोई और नहीं बल्कि भारतवर्ष है। मतलब इसे कहा गया कि यह भारत का देश है और इस देश में उनके भरत जो थे उनके बाद जो वंशज आए, जो लोग आए, जो शासन काल है, उन्हें भारती कहा गया। उन्हें कहा गया कि ये सारे के सारे जो प्रजा हैं, जो लोग हैं, वो भरत की संतान हैं, भारती की संतान है। इस बात की सहमति कुछ और जगहों से भी हमें मिलती है। जैसे क्या है, साउथ में जो हमारा कर्नाटक का हिस्सा पड़ता है वहाँ पे हमें एक जगह देखने को मिलता है श्रावण बेलगोला। श्रावण बेलगोला में क्या है कि हमें जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं फोटो, वो भरत की मूर्ति श्रावण बेलगोला में क्या है, एक प्रतिमा, एक स्टैचू वहाँ पे बनाई गई है। वहाँ पे श्रावण बेलगोला और कर्नाटक साइड में भी देखने को मिलता है कि भरत के कुछ मंदिरें भी हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ और भी महाग्रंथ हुए, जैसे क्या हुआ हमारे विष्णु पुराण होते हैं या फिर हमारे वायु पुराण होते हैं, अग्नि पुराण होते हैं। इन सब में भी क्या है, इस बात की सहमति जताई गई है कि हाँ भारत ही वास्तविक संस्थापक थे इस भारत देश का, जिनके नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा गया था। उससे पहले क्या था, हमारे देश का नाम आर्यावर्त के नाम से हम कुछ पुराने जैसे महाभारत हो गए, महाभारत या रामायण या जो विष्णु पुराण है, इनके आधार पर हम बात करते हैं तो हमारे देश का जो नाम था पहले आर्यावर्त के नाम से हम उन्हें जानते थे। कुछ नाम आपको इतिहासकार में और भी देखने को मिल सकते हैं। भारत कुछ और नाम से क्या क्या जानते हैं, वो हैं जम्बू द्वीपे। आपने अक्सर कभी कभी क्या होता है, अगर आपने पूजा पाठ करते हुए किसी पंडित या किसी को सुना होगा तो अक्सर आपने सुना होगा क्या था, भारतवर्षे जम्बू द्वीपे, ऐसे करके नाम अपने सुने होंगे। तो जम्बू द्वीपे भी जो है, जम्बू द्वीप है, यह भी भारत देश का ही एक पुराना नाम है। आर्यावर्त भी पुराना नाम है। फिर हमने बताया कि भारतवर्ष कैसे पड़ा, परंतु इस भारत नाम के पीछे भी दो कहानियाँ मिलती हैं। एक कहानी जब मैंने बताया कि भारत का देश है, दूसरी कहानी ये मिलती है कि ऋग्वेद के अनुसार, जो हमारा सबसे पुराना जो ग्रंथ है ऋग्वेद, उसके अनुसार क्या होता है, हमें उसमें 10 राजाओं की लड़ाई की कहानियाँ सुनने को मिलती हैं, जहाँ पे एक नाम मिलता है कि एक छोटा सा प्रांत है, एक छोटा सा हिस्सा था, देश था, जहाँ उस देश का नाम था भारत, और वहाँ पे एक राजा थे, राजा सुदास। ये 10 जो राजाओं की लड़ाई की जो कहानियाँ हैं ऋग्वेद में मिलती हैं और कहा गया है जो वो सुदास थे वह कोई और नहीं बल्कि एक कबीला थे। तो कुछ लोगों का ये मानना है कि कबीले भारत के नाम पे जो सुदास राजा थे उस प्रांत के हिसाब से इस देश का नाम भारत दिया गया। कुछ का ये मानना है कि ये जो भरत थे, जो कि जो फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभ देव हुए थे, इनके बेटे हुए, इनका नाम पे इस देश का नाम भारत पड़ा है। तो ये इतना तो हमको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा नाम जो सबसे ज़्यादा कॉमन है, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया नाम कैसे मिला, तो थोड़ा सा इसको हम समझते हैं। अगर मैं बात करूं भारत के मैप की, अगर मैं बात करता हूं, देखिए अगर भारत का ये मैप की अगर मैं बात करूं, ऐसे अगर मैं बात किया जाए तो ये जो हिस्सा है भारत का, यहाँ पे कौन सी नदी पड़ती है, सिंधु नदी पड़ती है। ठीक है, और ये जो हिस्सा था प्राचीन इतिहास में ये हिस्सा सबसे कमज़ोर हिस्सा हुआ करता था, क्योंकि यही वो हिस्सा था जहाँ पे जितने भी ईरानी यूनानी भारत में जो आक्रमण हुए, जो विदेशी आक्रमण देखने को मिले, ये इन्हीं हिस्सों से देखने को मिले। क्योंकि प्राचीन इतिहास में जो ये मध्यकालीन का जो इधर का जो पूर्वी हिस्सा जो था,
ऊपर का हिस्सा पहाड़ से घिरा हुआ था, हिमालयन रेंज से, नीचे का हिस्सा पानी से घिरा हुआ था। तो उस वक्त क्या था, प्राचीन इतिहास में किसी भी देश, किसी भी राजा के पास इतनी शक्तिशाली नाविक शक्ति जो थी, नेवल पावर नहीं थी कि वो इधर से हमला करे या फिर पढ़ाई जो पहाड़ है उसको चढ़ाई करके हमला करे। और ये हिस्सा जो था, ईस्टर्न हिस्सा जो था, ये भी काफ़ी मजबूत था, क्योंकि उस वक्त क्या था कि इतिहास काल में कि मौर्य वंश जैसे संस्थापक का उस वक्त राज चल रहा था मगध के प्रदेश में। ठीक है, तो अब इधर से आक्रमण हुआ। फिर उसी दौरान जब यूनानी का और ईरानियों का जब आक्रमण हुआ भारत में, तो इसी सिंधु नदी को पार करके वो भारत में दाखिल होते हैं। चूँकि यह सिंधु नदी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडस रिवर बोलते हैं, तो इसी देश के नाम पे इन यूनानियों ने इस देश का नाम इंडिया दे दिया। तो आपको ये समझ में आ गया कि आज हम इंडिया बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं। फिर अक्सर हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में तो इंडिया बोलते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदुस्तान बोलते हैं। तो हिंदुस्तान का भी एक है कि आखिर हिंदुस्तान नाम कैसे आया। तो हिंदुस्तान नाम क्या था कि कुछ मुस्लिम इतिहासकार हुए। होता क्या है कि जब 1720 में क्या होता है कि हमारे भारत देश में पहली बार क्या होता है कि एक सफल मुस्लिम आक्रमण देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद से जितनी भी घटनाएं हुई सबके बारे में कुछ जीवनी लिखी गई। कुछ जैसे कि मान लिया जाए, जैसे कि अगर मैं बात करूं हुमायूं की जीवनी है, तो हुमायूं की जीवनी क्या था कि हुमायूं नामा में उनकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। या जैसे जैसे इतिहासकार हुए उन सबकी जीवनी कहीं ना कहीं किताबों के माध्यम से लिखा गया। उन सब में क्या क्या है कि इस देश का नाम इन्होंने हिंदुस्तान जिक्र किया हुआ है। पर एक चीज़ थोड़ा सा हम समझते हैं कि अब तो मैंने ये बता दिया कि हाँ कि भारत देश का नाम कैसे पड़ा, पर और एक ये भी हम बताया कि हाँ ये एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे और उसी हिसाब से पढ़ेंगे। पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम ऐसे कैसे माने और हमें क्या आधार है, किस आधार पे मैं बात कर रहा हूँ कि नहीं ये एंशिएंट हिस्ट्री है, ये मेडाइवल हिस्ट्री है, ये मॉडर्न हिस्ट्री है। तो किसी भी इतिहास को, किसी भी घटना को बांटने का सबसे सरल, सबसे ईजी तरीका है कि हम उसके घटनाओं को देखें, उसके पिछले घटनाओं को देखें, जो पास्ट में जो घटनाएं घटी हैं उसको देखा जाए। मान लिया जाते हैं कि जब ये भारत देश का जो बहुत ही इन्फिनिटी काल है, मान लिया जाए कि इस देश की जो स्थापना हुई थी, जो भगवान जी ने हम कहते हैं कि इन लोगों ने स्थापना करी थी, जो महर्षि हुए इन लोगों ने जब इस देश की स्थापना करी, तब से लेकर के आज तक कुछ ना कुछ क्या आता है कि लोग पूजा पाठ करें, मूर्तियां करें, ग्रंथ लिखें। कुछ विदेशी जो आक्रमण हुए देश में, इन सब ने कुछ ना कुछ आधार, कुछ ना कुछ प्रूफ दिया, जिसके आधार पे हम इन तीनों ऐतिहासिक काल को देखते हैं, जिन्हें मैं बात करूँगा सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, सोर्सेस ऑफ बेसिकली इंडियन हिस्ट्री। जो हमारा भारतीय इतिहास है उसका स्रोत क्या क्या है। पहला स्रोत जो हमें देखने को मिलता है वह है रिलीजियस स्क्रिप्ट, जिसे हम कहते हैं धर्म ग्रंथ। अब ये बात करते हैं कि धर्म ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं। तो धर्म ग्रंथ में क्या क्या आते हैं, ऋग्वेद, 4 जैसे हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कुछ और भी ग्रंथ हैं जैसे कि जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं, जो हमारे महावंश हैं, दीपवंश हैं, ऐसे ऐसे ग्रंथ हैं। इनके आधार पे जो धार्मिक जो ग्रंथ हैं, इनके आधार पे हमें इतिहास के बारे में, उनके क्रम के बारे में पता चलता है। जैसे कि मैंने बताया ना कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर थे, पहले से लेकर 24 तक। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पे 1 से लेकर 24 तीर्थंकरों के एक सीक्वेंस में बात करी जाएगी, तो कहीं ना कहीं तो हमें पता चल रहा है ना उनके ईयर के हिसाब से, उनके समय काल के हिसाब से कि कौन से तीर्थंकर कब आए थे और क्या घटनाएं हुई थी। दूसरी आती है हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट, मतलब ऐतिहासिक जो ग्रंथ होते हैं। अब ये ऐतिहासिक ग्रंथ हैं कौन कौन से, ठीक है। जैसे कि मौर्य काल में जो सबसे एक अर्थशास्त्र बन के उभरे थे, सबसे विशेषज्ञ उठे थे, उनका नाम था चाणक्य। चाणक्य ने अपनी, जिनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। उनमें उन्होंने काफ़ी चीज़ों को जो बताया है, मौर्य प्रशासन की प्रणाली, अर्थव्यवस्था, एक राजा की क्या क्या जो विशेषताएँ हैं, किस प्रकार उसे वंश चलाने के लिए चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वो घटनाएँ हमें इतिहास काल के बारे में रूबरू कराती हैं। वैसे ही जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी महाभाष्य, उसके आधार पर भी हमें कुछ चीज़ें, कुछ जानकारियाँ स्रोत मिलती हैं। फिर है रिकॉर्ड ऑफ फॉरेनर्स, जो विदेशी जो आते हैं, जो दूत बन के आए या फिर जो आक्रमणकारी बन के आए, जो लेखक बन के आए, इनके रिकॉर्ड, इनके आधार पे भी हमें इस इतिहास के स्रोत के बारे में पता चलता है। अब मान लेते हैं कि जैसे कि जब यूनानी आए थे, तो यूनानी और यूनानी जब आए थे तो मेगास्थनीज भी उनके जो आए हुए थे। मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक लिखी थी इंडिका। तो उनमें क्या किया था, उन्होंने मौर्य वंश के जो एक क्रम था या किस प्रकार की कौन सी घटनाएं घटी, इन सब के बारे में बताया था।
कुछ लिपि भी, जैसे खरोस्ती लिपि हो गई, इन सब लिपियों के बारे में हमें वहाँ पे जानकारी मिलती है। तो पता चलता है कि हाँ कौन सी लिपियाँ कब आई थी और किसके शासनकाल में आई थी। तो कहीं ना कहीं तो हमें ये पता चलता ही है कि हाँ इस काल में ये घटनाएँ घटी थी। वैसे ही कुछ जैसे चीनी यात्री जो थे, जैसे कि हाँ फाहिन हो गए, वेनसांग हो गए, जैसी जो हैं, ये लोग आते गए, अपने कुछ रिसर्च के लिए आए, कुछ बौद्ध के रिसर्च के लिए आए, इन सब के बारे में पता। फिर आता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब पुरातात्विक संबंधित जो साक्ष्य होते हैं इससे। अब ये पुरातात्विक संबंधी जो साक्ष्य हैं कौन कौन से होते हैं, इसमें आते हैं एडिक्ट आते हैं, पिलर एडिक्ट आते हैं और कॉइन्स आते हैं, मतलब अभिलेख आते हैं, स्तंभ अभिलेख आते हैं, और जो सिक्के जो हर राजा ने, हर लोगों ने अपने अपने शासनकाल में कुछ सिक्के चलाएं, चांदी के सिक्के चलाएं, इन्होंने सोने के सिक्के चलाएं, कुछ लोगों ने क्या चलाएं आपके क्या बोलते हैं कॉपर के सिक्के चलाएं, इन सब तांबे के सिक्के चलाएं। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि अब जैसे कि मान लेते हैं कि अशोका हुए, इन्होंने क्या किया, कई सारे अभिलेख के निर्माण, कई सारे स्तंभ अभिलेख के निर्माण करवाएं देश के अलग अलग कोने में। तो उससे भी एक इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू आपको समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं कि ये जो 3 इतिहास है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ये लिखा है मैंने एंशिएंट, ये है मेडाइवल और ये है मॉडर्न। तो देखिए, जब तक भारत के शासकों का राज था, भारत के जो राजा थे, चाहे वो हिंदू राजा हुए या पंडित राजा हुए या क्षत्रिय राजा हुए, उनका राज था। तो ये कहा गया कि इन्फिनिटी काल से लेकर के लगभग कब तक, तो 720 से पहले, ठीक है, 720 से पहले तक का जो काल था, इसे हम एंशिएंट हिस्ट्री के तौर पे डिवाइड करते हैं। फिर क्या होता है 720 में, लगभग 720 एडी में क्या होता है कि भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण देखने को मिलता है मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। तो 720 के बाद से लेकर के और लगभग कहा जाता है कि 1608 तक जो है, यह वो काल था जब हम मेडाइवल हिस्ट्री के कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 1498 में वास्को डी गामा जो थे, पहले पुर्तगाली थे, जो यूरोपियन कंट्री थे, उनका आगमन हुआ। धीरे धीरे पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, ठीक है, ब्रिटिश भी आए, अंग्रेज भी आए और फ्रांसीसी भी आए। पर जो प्रभाव था वह भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, राजनीतिक थी या जो समाज था, इस पर जो प्रभाव देखने को मिला वो अंग्रेज़ों के आने से देखने को मिला। अंग्रेज़ों ने क्या किया कि 31 दिसंबर 1600 में एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी ब्रिटेन में। और 1608 में क्या होता है, कैप्टन विलियम हॉकिंस जहांगीर जो मुगल शासक था उसके दरबार में पेश होते हैं एक प्रपोजल के साथ, जहाँ पे कहते हैं कि वो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या है कि वो एक कोठी, एक फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, जहाँ से वो उनका मकसद है सिर्फ व्यापार करना। परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पे उन्होंने व्यापार करने के साथ साथ आंतरिक मामलों में दखल देने के साथ साथ राजनीतिक मामलों में दखल देना शुरू कर दिया और भारत पे पूरा अपना आधिपत्य जमाने लग गए। 1608 के बाद जहांगीर के बाद जो उसका बेटा हुआ कि जो शाहजहां हुए और औरंगजेब हुए। औरंगजेब के शासनकाल में चूंकि वो काफ़ी क्रूर शासक था तो उतनी घटनाएं तो देखने को नहीं मिली। पर जैसे ही 1707 में क्या होता है, औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद से जो अंग्रेज़ थे वो पूरी तरह से भारत पे हावी हो जाते हैं और धीरे धीरे करके उन्होंने कई सारे क्षेत्रीय जो रियासत थी, जैसे बंगाल का क्षेत्र हो गया, अवध का क्षेत्र हो गया, हैदराबाद और कर्नाटक का क्षेत्र हो गया, जो मैसूर का क्षेत्र हो गया, मराठों का जो साम्राज्य था पूरा तरह से उन्होंने खत्म किया। ऐसे ऐसे इन्होंने धीरे धीरे पूरे इस पर कब्जा कर लिया। तो कहा जाता है कि 1608 के बाद से और 1947 तक ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का काल है। फिर क्यों इस 1947 क्यों रखा है मैंने, क्योंकि 1947 में क्या होता है कि हमारा देश अंग्रेजों से आज़ाद हो जाता है और उसके बाद की जो घटनाएं हैं वो मतलब कि ये एक कहा जाता है कि 1947 में हमारे देश का रीबर्थ हुआ, एक पुनर्जन्म हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कहा जाता है कि उसके बाद जो है हमारे देश का एक पुनर्जन्म हुआ। अब इतने सारे डिविजन्स, इतने सारे क्लासिफिकेशन तो मैंने बता दिए, काफ़ी सारे कन्फ्यूजिंग भी हो गए होंगे कि हाँ अब पढ़ना किसके आधार पर है। तो हम जो चाहे वो किसी एग्ज़ाम की बात करें या किसी भी तरीके से, जिस आधार पे हम इतिहास को पढ़ेंगे वो एक ही आधार है, जो है कि स्रोत के आधार पे और लिखने के आधार पे। जिस प्रकार राजाओं के आने का क्रम बना, जैसे जैसे जो फॉरेनर्स का आक्रमण हुआ, जैसे जैसे जो ग्रंथ हुए, जो महाकाव्य हुए, जो ऑटोबायोग्राफी हुई, इन सब को जैसे जैसे लिखा गया उनके आधार पे इतिहास को जो बांटा गया, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और हिस्टोरिक, मतलब प्राग ऐतिहासिक, आग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक काल में बांटा गया। ये प्री हिस्टोरिक का जो काल है, यह वह काल है
जहाँ पे हम क्या बात करेंगे, स्टोन एज की बात करेंगे, मतलब पत्थर का। ये वो बात करेंगे जहाँ पे हम अपनी कहानी में सुनते हैं ना कि मनुष्य क्या था, पहले आदिवासी हुआ करते थे, आदिवासियों का जीवन जिया करते थे। यह वो काल है, यह वो काल है प्री हिस्टोरिक, प्रागैतिहासिक, जहाँ पे इंसान को खाने के लिए उपज के बारे में पता नहीं था। इंसान यहाँ पे उपज नहीं करता था, कृषि नहीं करता था, सिर्फ क्या कर जगह जगह पे घूमता रहता था। और क्या करता था वो, पहले शुरुआती दौर में कच्चे मांस इंसान खाता था जानवरों को मार के, फिर उसको थोड़ी सी विकसित हुआ, फिर उसने क्या किया कि पत्थरों के नुकीले हथियार बनाने शुरू किए, जानवरों को मारना शुरू किया, फिर आग का आविष्कार हुआ, फिर उन्होंने क्या किया कि धीरे धीरे पहिए बनाए, पहियों का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे करके इंसान की क्या था कि प्री हिस्टोरिक जो काल है, इसमें मनुष्य ने बिल्कुल जीरो से लेकर के अपने आप को बहुत ज़्यादा विकसित किया। ठीक है, फिर आता है प्रोटो हिस्टोरिक काल। प्रोटो हिस्टोरिक काल है कि ये जो आदि ऐतिहासिक काल है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताता है। और क्योंकि ये सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से ही शुरू होती है, क्योंकि सिंधु घाटी बोला जाता है कि यह मतलब कि इस भारत देश की पहली एक व्यवस्थित सभ्यता थी। ठीक है, एक वेल ऑर्गेनाइज जो थी टाउनशिप एक थी, जैसे मोहनजोदाड़ो हमें देखने को मिलता है, हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलेंगी। इसके बारे में हम इस प्रोटो हिस्टोरिक में पढ़ेंगे। फिर आता है हिस्टोरिक काल। ये प्रोटो हिस्टोरिक डेवलप तो हुआ, परंतु इसमें कुछ खामियां भी थीं। ठीक है, पर इसके बाद जब हम बात करेंगे हिस्टोरिक काल के, ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, ऐतिहासिक काल में ये हम वैदिक काल से शुरुआत करेंगे। मतलब किस प्रकार जो 4 वेद हुए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इनका हमारे समाज पे क्या प्रभाव पड़ा। मनुष्य का जो विभाजन हुआ, जो वर्णों के आधार पर जो कास्ट सिस्टम होता है बांटा गया, किन किन आधार पे मनुष्यों को बांटा गया, इंसानों को बांटा जा रहा था, किस प्रकार के राजा हुए, और क्या उस वक्त जो उस वक्त के जो राजा थे, क्या वो मौर्य जैसे, मौर्य काल में जो अशोका और जो चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजा जितने ताकतवर उनके आधिपत्य रखते थे, इसके बारे में हम ये हिस्टोरिक काल में देखेंगे। परंतु यहाँ तक पहुँचने में समय होगा, तो पहले हम जो 1-2 वीडियो में क्या करेंगे कि हम इस प्री हिस्टोरिक काल को देखेंगे, जिसमें हम फर्दर डिवाइड करेंगे लिथिक पीरियड, कॉपर स्टोन पीरियड एंड आयरन एज पीरियड। इसको लिथिक पीरियड मतलब पाषाण काल बोलते हैं, इसे ताम्र पाषाण काल, इसे लौह काल बोलते हैं। इस कॉपर स्टोन एज को चालकोलिथिक स्टोन एज भी बोला जाता है। और आगे चल के इस लिथिक काल में क्या है कि चूँकि अब क्या था, यहाँ पे पाषाण का मतलब क्या होता है, पत्थर। ताम्र पाषाण क्या होता है कि यहाँ पत्थर भी है, पर यहाँ पे साथ साथ अब तक क्या है कि कॉपर्स का भी यहाँ पे मनुष्यों ने, जो इंसान है, उन्होंने खोज कर ली है। यहाँ पे आयरन है, तो यहाँ पे एक चेंजिंग एरा है। ठीक है, कि अब इसमें भी जब मैं आगे बताऊंगा तो मैं बताऊंगा कि नॉर्थ और साउथ, भारत के नॉर्थ और साउथों में किस प्रकार पाषाण काल से डायरेक्ट हम स्टोन एज पे चले जाते हैं, और कुछ में हम जो पाषाण काल से ताम्र पाषाण पे जाते हैं, फिर लौह काल आयरन एज पे जाते हैं। तो इसके बारे में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ही बात करूँगा। और इस जो पाषाण काल है, जो लिथिक एज है, उसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। इन 3 भागों में था, इसको जो इतिहास काल है इसको बांटा गया। तो पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक जो है, इसको क्या करेंगे, हम अलग अलग करके देखेंगे कि किस प्रकार पैलियोलिथिक जो काल था, उस हिसाब से मनुष्यों ने आखिर किस प्रकार जो था जीवन यापन करना सीखा, पहली बार इंसान ने कौन से जानवर को पालतू बनाया, किस प्रकार इंसान ने कृषि की शुरुआत करी, और कौन कौन से जो खुदाई करने के बाद जो चीज़ें हमें मिली हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, इनके बारे में मैं इन तीनों जो काल है, जो पैलियो, मेसो और नियो, इनमें मैं बात करूंगा। तो आज जो हमारा वीडियो लेक्चर है, ये हम इसी पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आप चाहते हैं कि हम आगे और भी वीडियो आगे कंटिन्यू करते रहें इस एंशिएंट हिस्ट्री में, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। इससे आप जब ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा हमें मोटिवेशन मिलेगा, तो हम और बेहतर वीडियो बनाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बी सेफ एंड बी हैप्पी।